तोड़ते हुए सवाल किया था, जिसके चारों तरफ गूंजने पर पिनाकिन और बाकी दोनों सबसे खास योद्धाओं की आंखें फटकर बाहर आ गईं। वो लोग अच्छी तरह से जानते थे कि शून्य दरबार में मौजूद सभी युद्ध तकनीकों में सबसे ताकतवर तकनीक होती थी शून्य विचित्र कागज में लिखी तकनीक। लेकिन उसके बाद आती थी 4 महान युद्ध तकनीकों की बारी। इसमें से जो युद्ध तकनीक सबसे ज्यादा ताकतवर मगर सीखने में सबसे ज्यादा मुश्किल थी, वो थी शून्य हैवानी आंख तकनीक। पिछले कुछ सालों में नई पीढ़ी का ऐसा एक भी योद्धा नहीं हुआ था जो उस तकनीक को सीखने में कामयाब रहा था। वो तकनीक सिर्फ शून्य हिस्से के कुछ गिने चुने बुजुर्ग सीख पाए थे। लेकिन इस वक्त सभी की आंखों के सामने छोटू ने न सिर्फ वो शून्य हैवानी आंख तकनीक सीख ली थी जिसे चारों तकनीकों में सबसे खतरनाक माना जाता था, बल्कि छोटू ने उस तकनीक का इतनी बखूबी इस्तेमाल भी सीख लिया था। इस बात से कैसे वहां मौजूद लोग हैरान नहीं होते। और तो और सभी को ये बात भी पता थी कि छोटू महज 5 दिनों के लिए शून्य दरबार में गया था। इस ख्याल के साथ ही पिनाकिन और बाकियों ने अपनी बढ़ती धड़कनों के साथ एक दूसरे की तरफ देखा। सभी के जज्बात काफी अजीब लग रहे थे। भले ही वो सभी बहुत काबिल थे, लेकिन अगर उनकी बराबरी छोटू से की जाती तो उनके सामने वो लोग भी मामूली लगने लगते। लेकिन वो लोग नहीं जानते थे कि छोटू उस युद्ध तकनीक को सिर्फ अपनी काबिलियत की मदद से नहीं, बल्कि तिलिस्मी पत्थर की मदद से सीखने में कामयाब हो पाया था। इस वक्त मैदान में मौजूद हर योद्धा की नजर छोटू पर ही गड़ी हुई थी। फिलहाल उसके माथे पर दिखती काले रंग की आंख धीरे धीरे बंद होने लगी थी, जिसके बाद वो लकीरों में बदलकर पूरी तरह से गायब हो गई। जैसे ही वो आंख गायब हुई तो छोटू के चेहरे का रंग पीला पड़ने लगा, जिसकी वजह कमजोरी थी। जाहिर सी बात थी कि शून्य हैवानी आंख तकनीक इस्तेमाल करने के लिए छोटू को ढेर सारी शक्तियां और अंदरूनी शक्तियां इस्तेमाल करनी पड़ी थी। ये भारी तादाद उसकी उम्मीद से भी ज्यादा थी। अगर चंगेजा बीच में नहीं आता तो उसका वो हमला शायद जांगर की जान भी ले सकता था। कुछ नहीं तो वो जांगर को बहुत बुरी तरह जख्मी तो कर ही देता। ये ऐसी चीज थी जो खुद छोटू भी नहीं चाहता था। आखिर वो जगह शून्य हिस्सा थी, कोई प्राचीन जंग का मैदान नहीं। लेकिन छोटू को भी उस हमले की असली ताकत का कोई अंदाजा नहीं था, इसलिए वो बेचारा कुछ नहीं कर पाया। इतने में छोटू ने आग भरते हुए आवाज में हल्के अफसोस के साथ चंगेजा को जवाब दिया, जी बुजुर्ग चंगेजा, मैंने अभी जो युद्ध तकनीक इस्तेमाल की वो शून्य हैवानी आंख तकनीक ही थी। लेकिन मैंने इसे हाल ही में सीखा था, इसलिए मैं इसकी असली ताकत से वाकिफ नहीं था। सच कहूं तो मेरा इरादा जांगर को बुरी तरह जख्मी करने का बिल्कुल नहीं था। वक्त के साथ साथ मैं जरूर इस तकनीक पर अच्छा खासा काबू ले आऊंगा ताकि ऐसा दोबारा ना हो सके। ये सुनते ही चंगेजा ने अपना सिर हिलाया, जिसके बाद वो एक पल के लिए शांत हो गए। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने दिल की हैरानी को काबू करने की कोशिश कर रहा था। वहीं चंगेजा को इस तरह शांत होते देख छोटू ने भी कुछ आगे कहना ठीक नहीं समझा। वो भी जानता था कि चंगेजा उसकी बात से बहुत हैरान था। इस दौरान कुर्सियों के पास खड़ा वीरांग मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाने लगा। उसकी आंखों में बेइंतहा खुशी नजर आ रही थी। वो समझ गया था कि छोटू जितना ज्यादा काबिल होता शून्य हिस्से के लिए उतना ही अच्छा होता। आखिर सदियों बाद शून्य हिस्से में ऐसा काबिल योद्धा जो आया था। तभी चंगेजा ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए आवाज में हल्की फिक्र के साथ छोटू से कहा, ध्रुव, अब जो कि तुम शून्य हैवानी आंख तकनीक सीख चुके हो, इसलिए मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि ये तकनीक एक शैतानी और जानलेवा तकनीक है। ये सिर्फ लोगों की जिंदगियां लेना जानती है, जिंदगियां बचाना नहीं। इसलिए आगे से जब तक तुम इसे पूरी तरह से काबू न कर लो तब तक इस तकनीक का इस्तेमाल मत करना, क्योंकि इस तकनीक की शून्य शक्तियों का इस्तेमाल करने वाले पर भी गहरा असर पड़ेगा। बेहतर यही होगा कि तुम इस बात को जल्द समझ जाओ। उसकी बात पर छोटू इज्जत से अपना सिर हिलाते हुए रजामंदी जताने लगा। वो किसी के सामने भी रहस्यमयी तिलिस्मी पत्थर की सच्चाई नहीं लाना चाहता था, बल्कि उसे खुद उस तकनीक से घबराने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि तिलिस्मी पत्थर उसकी रक्षा कर रहा था। और क्योंकि तिलिस्मी पत्थर छोटू का सबसे बड़ा राज था, इसलिए छोटू चंगेजा और बाकियों के सामने उसे लाना नहीं चाहता था, फिर चाहे उनके दिलों में छोटू के लिए अच्छा इरादा ही क्यों ना था। इतने में चंगेजा ने मैदान में बैठे सभी लोगों की तरफ एक नजर देखने के बाद पिनाकिन और बाकी तीनों योद्धाओं की तरफ देखते हुए कहा, आज के इस मुकाबले में कौन जीता है और कौन हारा है, इस बात का फैसला हो चुका है। ध्रुव रायजादा, आज से तुम शून्य हिस्से के 5वें सबसे खास योद्धा बनाए जाते हो। क्या कोई और है जिसे मेरे इस फैसले से तकलीफ है? उसके सवाल पर पिनाकिन और बाकी दोनों ने पहले तो थोड़ी झिझक दिखाई, लेकिन फिर अपना सिर हिलाते हुए बताया कि उन्हें कोई तकलीफ नहीं थी। इस दौरान जांगर मजबूरी में मुस्कुराने के सिवा और कुछ नहीं कर सका। आज के मुकाबले में छोटू ने जो ताकत दिखाई थी उसके सामने वो कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं कर सकता था। वहीं चंगेजा के फैसले के बाद पूरे की बात सुनकर ध्रुव ने कुछ सोचते हुए कहा, हवा बिजली दल के अलग अलग हिस्से भी हैं? और ध्रुव के सवाल को सुनकर दायरा ने उसकी बात का जवाब दिया, हाँ ध्रुव, हवा बिजली दल 4 हिस्सों में बटा हुआ है, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। ये मध्य इलाके की चारों दिशाओं में फैले हुए हैं। हवा बिजली दल के उत्तरी हिस्से में एक अंदरूनी हिस्सा है जो तिनामा शहर से 500 किलोमीटर दूर है। ये चूरू उस अंदरूनी हिस्से में ही शामिल हो गया है। अब जाकर ध्रुव को समझ आया कि वो लोग क्या बात कर रहे थे।
लेकिन साथ ही ध्रुव काफी हैरान भी हुआ कि हवा बिजली दल कितना फैला हुआ था और उसकी ताकत कितनी ज्यादा थी। 4 में से महज एक हिस्से ने ही समर दल को इतना घबराने पर मजबूर कर दिया था। इतने में तनिष ने धीमी आवाज में ताकत दिखाई थी। उसके सामने वो कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं कर सकता था। वहीं चंगेजा के फैसले के बाद पूरे मैदान में शोर मचने लगा। 10,000 योद्धा इस वक्त एक साथ छोटू की तरफ देखते जा रहे थे, जो मैदान के बीचों बीच खड़ा था। सभी की आंखों में छोटू की इज्जत नजर आ रही थी। आज के इस मुकाबले के बाद शून्य हिस्से में ऐसा कोई नहीं था जिसे छोटू की काबिलियत पर शक होता। और तो और छोटू शून्य हिस्से के इतिहास का सबसे जल्द खास योद्धा बनने वाला इंसान होता। सिर्फ शून्य हिस्सा ही नहीं, बल्कि छोटू के 5वें सबसे खास योद्धा बनने की खबर बाकी तीनों हिस्सों में भी हंगामा मचाने में कामयाब हो गई। इतने में चंगेजा ने अपना हाथ लहराते हुए कुछ लोगों को इशारा किया, जिन्होंने चारों खास योद्धाओं के बगल में एक और आलीशान कुर्सी तैयार कर दी। आगे से महीने की टक्कर में ये जगह छोटू की होती। वहीं छोटू भी थका हारा उस जगह पर जाकर बैठ गया। तभी पिनाकिन ने हंसते हुए छोटू से कहा, ध्रुव, बधाई हो ताकत का ये मुकाम इतनी जल्दी हासिल करने के लिए। उसके बगल में खड़े बाकी दोनों भी छोटू की तरफ देखकर मुस्कुराते रहे। फिलहाल तीनों की सोच पूरी तरह से बदल चुकी थी। आज छोटू ने जो ताकत दिखाई थी, उससे सभी को समझ आ गया था कि छोटू सबसे खास योद्धा बनने का हकदार था। वहीं छोटू भी उन्हें देखकर मुस्कुराता रहा। वो जानता था कि आगे आने वाला वक्त उसे इस शून्य हिस्से में ही बिताना था। ऐसे में सभी लोगों से दोस्ती करना दुश्मनी करने से तो बेहतर होता। तभी छोटू ने अपनी नजरें घुमाते हुए मैदान में इकट्ठा हुए 10,000 योद्धाओं की तरफ देखा, जो इज्जत भरी आंखों के साथ उसे ही देखते जा रहे थे। वहीं चंगेजा अपनी जगह पर बैठ गया और हाथ लहराते हुए बाकी मुकाबलों का आगाज करवाने लगा। पर एक बात हर किसी को साफ हो गई थी कि छोटू और जांगर जितना रोमांचक मुकाबला अब होने ही नहीं वाला था। शून्य हिस्से की वो महीने की टक्कर पूरे एक दिन तक चली, जिसके आखिर में चंगेजा के चेहरे पर खुशी थी। वो खुश था कि इस बार बहुत से काबिल योद्धा ताकतवर हो गए थे। जैसे जैसे चांदनी शून्य हिस्से में फैलने लगी, तो वो इलाका जिसमें दिन भर शोर शराबा मच रहा था, एक अजीब सी खामोशी में डूब गया था। इस दौरान छोटू भी माहिर और बाकी लोगों के साथ जाने वाला था कि तभी वीरांग ने उसके पास आकर मुस्कुराते हुए कहा, लड़के, आज तो तूने कमाल ही कर दिया। अब जो कि तू शून्य हिस्से के सबसे खास योद्धाओं में से एक है, इसलिए मैं तुझे कुछ बताना चाहता हूँ। शून्य पाषाण अगले 3 महीनों में खुलने वाला है। वहां मिलेगा तुझे शून्य विचित्र कागज। अब इस कागज में लिखी तकनीक को तू सीख पाता है या नहीं, ये तो तेरा नसीब ही तय करेगा। शून्य विचित्र कागज का जिक्र सुनते ही छोटू की आंखों में चमक नजर आने लगी। वो अच्छी तरह समझता था कि अब वो शून्य हिस्से का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा माना जाने लगा था, जिससे बहुत से लोगों की उम्मीद जुड़ गई थी। लेकिन ये बात सिर्फ शून्य हिस्से की थी। पूरे यावर दल में बहुत से काबिल और ताकतवर योद्धा मौजूद थे, जिन लोगों में अगर छोटू को अपना नाम बनाना था तो उसे शून्य विचित्र कागज में लिखी तकनीक को हासिल करना ही था। नहीं तो शायद वो बाकी तीनों हिस्सों के सबसे खास योद्धाओं के सामने टिक ही नहीं पाता। सिर्फ वही नहीं, बल्कि शून्य हिस्से के बहुत से और योद्धा भी इंतजार करने लगे थे शून्य पाषाण के खुलने का। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर छोटू शून्य विचित्र कागज में लिखी तकनीक को हासिल कर लेता तो शून्य हिस्सा एक बार फिर ताकतवर हिस्सों की होड़ में आ जाता। छोटू भी वीरांग की आंखों को देख रहा था, जिसमें उसे काफी उम्मीद दिख रही थी। अपने ऊपर इतनी उम्मीद देखकर छोटू ने मजबूरी में आ भरी। इतने में वीरांग ने उसे आगे बताया, और शून्य पाषाण के खुलने के कुछ वक्त बाद हिस्सों की टक्कर शुरू होगी। उस टक्कर में इस बार हमारा शून्य हिस्सा क्या करेगा, ये बात सिर्फ तुम 5 पर ही निर्भर है। छोटू के चेहरे पर एक सवाल था, जो उसने साफ अंदाज में वीरांग से पूछा। बुजुर्ग वीरांग, एक बात बताइए, आसमानी हिस्से की नीरजा कितनी ताकतवर है? और छोटू का सवाल सुनते ही वीरांग ने मुस्कुराते हुए कहा, नीरजा, वो तो यावर दल की नई पीढ़ी की सबसे काबिल योद्धा है ध्रुव। अगर बात ताकत की हो तो वो 9वें पड़ाव पर पहुंचने की कोशिश में लगी है। वैसे मैंने तुम्हारे भाई से सुना था कि तुम्हें स्वर्ग राज शुद्धि दल की आरान्या बहुत पसंद है। उसकी इस बात से छोटू दंग रह गया, जिस वजह से उसने हैरानी में वीरांग को देखते हुए कुछ नहीं कहा। उसे समझ ही नहीं आया कि आखिर वो क्या कहे। क्या वो अपने प्यार का इजहार वीरांग से कर देगा? क्योंकि अगर इस बात की खबर बाकियों तक पहुंचती तो शायद बहुत से लोग छोटू के लिए मुश्किल खड़ी करने के लिए तैयार हो जाते। इस वक्त छोटू ऐसी कोई चीज नहीं चाहता था। वहीं उसके चेहरे को शर्म से लाल होते देख वीरांग ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है ध्रुव, मैं सब समझ गया। वैसे मानना पड़ेगा, तुम्हारी पसंद तो लाजवाब है। पूर्वी हिस्से की नई पीढ़ी के योद्धाओं में आरान्या काफी मशहूर है, बल्कि नीरजा खुद उसके सामने कमजोर पड़ जाती है। लेकिन महान दलों के अनगिनत काबिल योद्धा आरान्या के पीछे पड़े हुए हैं और उसका दिल जीतने की कोशिश में लगे हैं, पर आज तक कोई ऐसा करने में कामयाब नहीं हो पाया। उसे हासिल करना बहुत मुश्किल है ध्रुव, लेकिन मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। अगर तू आरान्या का दिल जीतने में कामयाब हुआ
तो मैं ये देखने में बहुत दिलचस्पी रखता हूँ कि स्वर्गराज शुद्धि दल वालों के चेहरों का रंग कैसे बदलता है। ये सुनते वक्त छोटू मजबूरी में मुस्कुरा रहा था। वो समझ गया था कि वीरांग उससे कुछ ज्यादा ही उम्मीद लगा रहा था। दरअसल छोटू और अरान्या के बीच बहुत बड़ा फासला था, बल्कि कुछ सालों की कड़ी ट्रेनिंग के बाद भी छोटू उस फासले को मिटाने में कामयाब नहीं हुआ था। पर कम से कम दोनों के बीच अब वैसा फासला तो नहीं था जैसा एक वक्त पर हुआ करता था, जहां एक जमीन था तो दूसरा आसमान। छोटू ने गहरी सांस लेते हुए दूर आसमान में देखा और धीमी आवाज में कहा, अरान्या, मुझे इंतजार रहेगा हमारी अगली मुलाकात का। महीने की टक्कर के बाद अब शून्य हिस्सा एक बार फिर काफी शांत हो गया था, लेकिन इस शांति में छोटू के बारे में बहुत सी बातें होती रहती थी। आने वाले वक्त में छोटू का ज्यादातर वक्त शून्य दरबार में ट्रेनिंग करते हुए बीतने लगा, लेकिन वो इतना भी पागल नहीं था कि बाकी तीनों युद्ध तकनीकों को भी सीखने लगे, बल्कि वो तो बस शून्य पत्थर के सामने बैठकर चुपचाप शून्य शक्तियां सोखता रहता ताकि वो शून्य हैवानी आग तकनीक को बेहतर काबू कर सके। जांगर से मुकाबला करते वक्त वो समझ गया था कि शून्य हैवानी आग कितनी ज्यादा खतरनाक थी और उसे काबू करना कितना मुश्किल था। इसलिए अगला पूरा महीना वो शून्य पत्थर की मदद से उस तकनीक को सीखने की कोशिश ही करता रहा। इस दौरान उसे बहुत बार मुंद्रा से टकराना पड़ा, लेकिन हर बार वो अपनी तकनीक पर बेहतर काबू पाने में कामयाब रहा। आखिर उसके पास रहस्यमयी तिलस्मी पत्थर की मदद जो थी। शून्य दरबार में इतना वक्त गुजारने की वजह से छोटू का बूढ़े अंधे आदमी से रिश्ता भी काफी बेहतर हो गया था। वो आदमी जो बाकियों के लिए खड़ूस था, छोटू के साथ बहुत अच्छे से पेश आता था, बल्कि वो तो छोटू को इतना पसंद करने लगा था जितना कि वो चंगेजा और वीरांग को भी नहीं करता था। बातों बातों में छोटू को पता चला कि उस बुजुर्ग का नाम गुलाग था। शुरू में तो वो छोटू को भी थोड़ा खड़ूस ही लगा था, लेकिन फिर उसे वो काफी पसंद आने लगा। छोटू ये जानकर काफी हैरान हुआ था कि गुलाग यावर दल के बुजुर्ग थे। इसका मतलब उनका ओहदा चंगेजा और वीरांग से भी ऊंचा था। इसी तरह छोटू का महीना भर शांति में गुजरता रहा। बड़े वक्त के बाद छोटू को शून्य हिस्से में अपना वो घर मिल गया था जिसकी याद उसे प्राचीन जंग के मैदान में बहुत आती थी। आखिर हर वक्त जिंदगी पर मंडराता खतरा ना होना काफी सुकून भरा एहसास होता था। छोटू ने पत्थर के सामने अपनी ट्रेनिंग करके दोबारा अपनी आंखें खोली। जिस दौरान उसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट भी थी, तभी उसके पीछे से एक भारी आवाज सुनाई पड़ी। ऐसा लगता है कि तुम शून्य हैवानी आग को काफी अच्छी तरह काबू करने लगे हो। शाबाश। वैसे वीरांग तुम्हारा इंतजार कर रहा है दरबार के बाहर। मुझे लगता है उसके पास तुम्हारे लिए कोई जरूरी काम है। ये सुनकर पहले तो छोटू थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन फिर उसने हामी भरते हुए सीधे बाहर जाना शुरू कर दिया। बाहर जाते छोटू को वीरांग नजर आया जिसके हाथ बंधे हुए थे। इस एक महीने में छोटू की मुलाकात वीरांग से ना के बराबर ही हुई थी। आखिर वीरांग भी काफी मशरूफ चल रहा था शून्य हिस्से के मसलों में। जब वीरांग ने छोटू को शून्य दरबार से बाहर आते देखा तो उसने हंसते हुए कहा, लड़के, तुझे तो रिश्ते बनाना बहुत अच्छी तरह आता है। यकीन नहीं होता कि कुछ ही वक्त में तूने बुजुर्ग गुलाग का दिल भी जीत लिया। अब तो मुझे भी तेरी ट्रेनिंग में दखल डालने में 10 बार सोचना पड़ता है। वहीं उसकी बात पर छोटू मुस्कुराने लगा, जिसके बाद उसने कहा, क्या बात है बुजुर्ग वीरांग, आज ऐसी क्या वजह हो गई जो आपको मुझे बुलाना पड़ा? इस पर वीरांग ने भी मुस्कुराते हुए उसे बताया, हाँ, इस बार तुझे हमारे दल के बाहर जाना होगा। दल के बड़े बुजुर्गों के पास तेरे जैसे खास योद्धाओं के लिए कुछ काम है। एक तरह से तू इसे अपनी ट्रेनिंग का हिस्सा ही मान सकता है, और क्योंकि तू इस दल में नया है इसलिए तुझ पर ज्यादा जिम्मेदारियां नहीं सौंपी जाएंगी और तेरे साथ बाकी योद्धा भी होंगे। खैर, मेरे पीछे चल और मैं तुझे तेरे साथियों से मिलवाता हूं जो इस मकसद में तेरे साथ जाएंगे। ये कहकर वीरांग चलकर वहां से जाने लगा, जिसे देखकर छोटू पहले तो थोड़ा हैरान रहा, मगर फिर वो भी मजबूरी में पीछे चलने के सिवा और कुछ नहीं कर पाया। उसके पास इस बारे में ज्यादा सोचने का वक्त ही नहीं था, लेकिन छोटू को इतना समझ आ गया था कि महान दल होने के नाते उसे कोई ना कोई जरूरी काम सौंपा जाने वाला था। फिर दोनों तेज रफ्तार में उत्तर दिशा की तरफ जाने लगे और वहां पहुंचकर छोटू ने जब आसपास देखा तो उसके चेहरे की हैरानी और ज्यादा बढ़ गई। असल में उसके सामने एक जवान लड़की खड़ी थी जो उसे ही देखती जा रही थी। ये वही लड़की थी जिसने छोटू को गुरूर से भरा मतलबी इंसान कहा था, और इस लड़की का नाम था जरीना, जो नीरजा की छोटी बहन थी। तो क्या होने वाला इस रोमांचक सफर में जिसमें छोटू और जरीना होंगे साथ, और क्या वो दोनों अपनी दुश्मनी भुलाकर दोस्त बनने में होंगे कामयाब? कौन सा जरूरी मकसद है जिसमें वो दोनों भेजे जा रहे हैं? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आपको सुनना होगा दी वन एंड ओनली आरजे रेवांश के साथ सुपर योद्धा, सिर्फ आपके अपने पॉकेट एफएम पर।